हम ना हम तो आए थे। प्रथम विश्व युद्ध जरा भाई पानी वानी भिजवा देना। ये बिना नाम का किसका कॉपी तुम्हारा है जी? तो नाम का नहीं लिखता है। इसका फैक्ट्स वगैरह पहला बार ठीक लिखा है, समझ रहे बात को। इसमें अब लैंग्वेज थोड़ा उसका किताब वाला जो देख के लिखा है ना मत लिख, थोड़ा सा अपने को बता लो। जैसे लिखा है इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट 75th एनिवर्सरी एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, समझ रहे ना। तो एनिवर्सरी के जगह पर हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, समझ। द प्राइम मिनिस्टर हैज ए सेट ए गोल थोड़े होगा, हैज सेट ए गोल, ए सेट ए गोल नहीं होगा। तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, छोटा छोटा आर्टिकल प्रीपोजिशन दिस दैट है, बाकी कंटेंट्स ठीक है। और कंटिन्यूट करना, अब जैसे नेक्स्ट कल क्लास होगा तो आज जाके पढ़ के आना, लिख के ले आना। बाकी सब लोग भी कोशिश करना। वाई मिलेट्स इज इसेंशियल, समझ रहे बात को, फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, कमेंट ऑन इट। मोटा अनाज भारतीयों के लिए क्यों उपयोगी है, इस पे अपना विवेचना लिखें। अमित कौन है, आया है नहीं आया है? 300 वर्ड में लिखा है। 300 में का है? जब क्वेश्चन होगा 38 नंबर का तो 400 शब्द होगा ना, 3 पेज कंप्लीट बताया है। अमित नहीं आया है। सुलोनी इसको जो है, एक तो हिंदी बहुत गलत लिखती है इधर। ये आर्थिक पर रेप कौन देगा, हम भाड़ा पर आदमी आएगा। गलती ये तो होता है। इसके जरिए हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, इसके माध्यम से। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बहुत है, ठीक है, पहला चीज़ ये सब चीज़ बहुत सुंदर है। लेकिन इसमें जो है लास्ट में जो लिखी है, जैसे ये देखना, सृजन है, ये क्या पढ़ेगा जो जरा हमको बता। तो सट गया था। लग रहा है कि पहला बार कॉपी केन उठा रही है, समझ रहे ना। कल अभी जो बताया फिर लिख के लिया हुआ, पूरा लिख के लिया ना 3 पेज। सुनो अंशु, ये जो क्वेश्चन लिख रही है सब लोग सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन जब आएगा, जैसे अभी आपको हमने क्वेश्चन दिया कि मिलेट्स की उपयोगिता, तो ये क्वेश्चन में तेरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जो हमारा मुख्य शब्द जो है, समझो बात को। जैसे आप, इसने पटना कलम लिखा, चाहे मौर्य कला लिखा, तो कहता है कि पटना कलम का वर्णन कीजिए।
डिस्क्राइब पटना कलम पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का मुख्य शब्द जो है ये पटना कलम। तो स्टार्ट का पहला पैराग्राफ का पहला वर्ड पटना कलम होना चाहिए, पहला चीज। और कंक्लूजन जो लास्ट पैराग्राफ में लिखोगे उसमें भी आपका पहला सेंटेंस का पहला वर्ड पटना कलम। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, क्या पूछ रहा है? आप पूछ रहे हैं पटना कलाम आप मुगल से औरंगजेब से शुरू कर रहे हैं, पूरा पैराग्राफ औरंगजेब पर लिख दी, क्या मतलब? उसको तो टू द पॉइंट चाहिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज मैं उस दिन भी कहा था और फिर कह रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन लिखना है। गेम जो है, कीवर्ड ऑफ द सक्सेस जो है वो है राइटिंग स्किल। पीटी निकल भी जाएगा, राइटिंग नहीं होगा तो नहीं निकलेगा मेंस। और मेंस में इसीलिए लोग छटते हैं। नॉलेज होना अलग बात, कागज पे उसको उतारना अलग बात। धीरेन्द्र बाबू कुछ लिखिए, कुछ न लिखते आप, समझ रहे बात को? और आप भी अगर लिख सकते तो लिखिए, 2-3 दिन बचा है, डिबेट के लिए टाइम है, क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं। तो मर्याद के लिए तैयारी कीजिए, 5 वर्षीय योजना में रिजल्ट। एक वर्ड है जो कम से कम हम डर के कह रहे हैं, 3 क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, वो बीपीएससी पास करने का हकदार नहीं, लिखना ही पड़ेगा। और किसी को मां के पेट से सीख के नहीं आता है, सब लोग यही प्रैक्टिस करके सीखता है। समझ रहे बात को? इसलिए कीजिए और कल लिख के लाइएगा। समझो इस बात को। पहला क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन कि व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वार। इसके पहले तो वर्ल्ड वार विश्व युद्ध हमने किसी को कहा ही नहीं। वर्ल्ड वार क्यों था? तो वर्ल्ड वार इसलिए था it was the first war of the world history that was fought at the same time at the land, in the air और water। पहला विश्व का युद्ध था जो एक समय पर धरती पर भी, पानी में भी और हवा में भी लड़ा। इसके पहले बहुत सारे वार हिस्ट्री में हुए थे, 7 ईयर्स वार यूरोप में, बात समझ रहे ना? तो कोई धरती पर लड़ा जाता था, समझ रहे बात को, तो चलता था। कोई हवा में लड़ा गया, कोई पानी में लड़ा गया, तो किसी को वर्ल्ड वार नहीं कहे। लेकिन ये पहला वार था कि एट द सेम टाइम, एक ही समय धरती पर भी लड़ाई चल, पानी में भी चल रहा, जहाज के जहाज डुबो रहे और ऊपर जहाज को जहाज मार के गिरा रहा है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड वार कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द फर्स्ट वार ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हाई? तो सिंपल आंसर है कि इट वाज फॉट एट द सेम टाइम ऑन द एयर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है। ए ऑस्ट्रिया एक आज भी देश है यूरोप में। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के हत्या से शुरू हुआ और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड हत्या से शुरू हुआ और वर्साई की संधि से समाप्त हुआ।
वार के बहुत कारण थे। देयर वर ए लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो तुम लोग समझते हो, एक बार उसको सुनो। पहला चीज था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो जब राष्ट्रवाद का विचार आया तो जितने भी देश थे वहां के लोगों को लगा कि हमारा देश विश्व में नंबर 1, वी आर द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसके लिए हम कुछ कर सकते। इसी का विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कहा कि नेशनलिज्म अगर कंट्री तक सीमित है तो दैट इज डेंजरस फॉर द ह्यूमैनिटी। राष्ट्रवाद आपको देश तक ही सीमित है तो विश्व के मानवता के लिए खतरनाक है। इंग्लैंड चाहता था कि हम सुप्रीम देश है, जर्मनी चाहता था कि हम, फ्रांस चाहता था कि हम, अमेरिका चाहता था कि हम। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो आया इन द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हर देश अपने देश को दूसरे देश की तुलना में सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता, और सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ कि हथियार का, आर्म्स का, एमुनेशंस का एक देशों में होड़ लग गई। हर देश कोशिश करने लगा कि कम समय में, जो आज चल रहा है, आज से तुलना करोगे तो भारत जैसे देश का जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप भी नहीं, इसका बजट में सबसे अधिक पैसा खर्च होता है डिफेंस पे। डबल डिजिट में भारत का बजट में एक आइटम होता है डिफेंस। 10% या 10% से अधिक भारत सरकार अपने बजट का कोई एलोकेशन किसी विभाग को करती है तो वो है डिफेंस। बाकी सब गौर से बजट को देखना, 3 से नीचे रहता, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, रोडवेज है, कुछ भी है, 2.9, 1.7, 1.6, एजुकेशन जैसा मुद्दा। लेकिन डिफेंस डबल डिजिट। पाकिस्तान आटा नहीं मिल रहा, लेकिन डिफेंस का बजट देखोगे तो भाई होड़ मचा हुआ है कि कम समय में अधिक से अधिक हम हथियार इकट्ठा करें। यही चीज वर्ल्ड वार के पहले चल, लगातार 7 साल से लार्जेस्ट परचेजर ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडिया है, सेकंड पे सऊदी अरबिया है। कितना अरब का डील होता है। हमने 36 रफाल लिया फ्रांस, उसके बाद भी आपको बेसिक इसेंशियल जो आपका एरिया है, जो आपका एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट, एयरफोर्स के चीफ का स्टेटमेंट कि तुरंत 10 दिन 20 दिन 2 महीना नहीं, एमका बनेगा, तेजस बनेगा 2026, 2028, 32 पे, हमको 114 चाहिए फाइटर। तो यही कंडीशन उस समय था। सब देशों ने हथियार इकट्ठा करना, सबको डर लग रहा। तीसरा, ग्रुप बनने लगा, देशों के बीच में सिमिलर आइडियोलॉजी वाले देश आए। ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल इंटरनेट, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये ट्रिपल अलायंस में।
रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और कुछ दिन बाद, 2 साल बाद अमेरिका, ये ट्रिपल इंटरनेट में आए। अब क्या होता था कि आज भी आप देखो, अगर पूछता है इंटरव्यू में कि भैया 1 साल से अधिक हो गया, रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ चल रहा, 1 साल से अधिक हो, भाई क्या कारण, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों शुरू? तो एक वर्ड में आप कहेंगे कि सर यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो, इसीलिए युद्ध शुरू। तो क्या है भाई, नाटो का प्रॉब्लम क्या है? नाटो का प्रॉब्लम है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे बात को? अमेरिका इसका इनडायरेक्टली हेड, 30 देश हो गए, और फिनलैंड यूक्रेन आ जाएगा तो 32 हो जाए। तो क्या है कि एक बात समझिएगा, 2 साल पहले तक पाकिस्तान को नाटो का मेंबर नहीं था, लेकिन नाटो के फ्रेंडशिप का दर्जा था। तो फ्रेंडशिप का दर्जा में क्या होता है कि नाटो उस देश को जो फ्रेंडशिप लिस्ट में मेंबर नहीं, अपना कोई आर्म्स एमुनेशन बेच सकता है। तो बात समझिए, नाटो में मेन आर्म्स एमुनेशन बेचने वाला अमेरिका, फिर फ्रांस। मैं एक बात कर रहा हूं, फ्रांस तो अब यहीं से शुरू भी किया। तो क्या होता था कि जैसे उसका लड़ाकू विमान है F-16, तो F-16 पाकिस्तान को दिया। टर्की मेंबर है, उसको दिया, उसको तो मेंबरे है तो देना ही था। इंडिया को F-16 नहीं दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? अमेरिका नाटो के साथ जो अलायंस है उसमें पाकिस्तान इनिशियली जुड़ा हुआ, उसको फायदा मिल। तो भारत क्या करेगा? कोई ग्रुप देखेगा जहां इसको ये फायदा, क्योंकि भारत के डर से पाकिस्तान गया नाटो के फ्रेंड लिस्ट में, तो भारत भी तो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। तो जब ट्रिपल एक्सिस ऑस्ट्रिया, उस समय जिस समय का इतिहास पढ़ रहे, अमेरिका, फ्रांस, एक कोई बड़े देश नहीं थे। जर्मनी जो है बिस्मार्क के बाद स्ट्रांग हुआ, फिर जो बाकी कसर था हिटलर पूरा किया। दुर्भाग्य है दोनों वर्ल्ड वार हारा। उस समय पावरफुल में थे ऑस्ट्रिया, सर्बिया, अति देश, इटली, जर्मनी, ये शुरू के, कुछ हद तक इंग्लैंड। तो हम लोग पढ़े हैं 7 ईयर्स वार, किस में पढ़े थे जी धीरेन्द्र? 7 ईयर्स वार क्या था, किसका कारण था? कौन सा वार? राइट, दूसरा था। वार हुआ यूरोप में, प्रभाव पड़ा इंडिया। तो वैसे क्या होता था कि जब ये ग्रुप बना तो दोनों अपने अपने भय से बनाए, लेकिन भय से बनाए तो दोनों क्या हुआ, 2 खेमा में चले। ठीक है, अब क्या था कि धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र का होर, ग्रुपिज्म, नेशनलिज्म
उसके बाद हम लोग देखे हैं इंपीरियलिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, साम्राज्यवाद। जैसे भारत का केस ले लीजिए, यहाँ आने के लिए तो 5 देश आए, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, रह गए सिर्फ अंग्रेज और कुछ भाग में पुर्तगाल। तो फ्रांसीसियों को जिस तरह से भारत ने निकाला, भारत से निकाला अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज तो उनके दुश्मन हो गए ना। और ये चीज सिर्फ भारत का नहीं था, ये अफ्रीका में काफी जोर शोर से, अफ्रीका में छोटे छोटे देश, इंग्लैंड और खासकर स्लेव का उस समय व्यापार होता था। समझना बात को, अफ्रीका में निग्रो थे, ब्लैक, मेहनती थे, तो इनका सबसे बड़ा ट्रेड था। इनको फायदा क्या होता, एक बार मान लो कि 2000-5000 में एगो स्लेव को खरीद लिया, यूरोप में इन्होंने फैक्ट्री लगा रखा, अब फैक्ट्री में उसको काम में लगा, तो इनको देना क्या है, खाना और वस्त्र, बाकी वो जिंदगी भर इनके लिए काम कर। तो जिनका जितना बड़ा साम्राज्यवाद अफ्रीकन कंट्रीज में, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चिली, बोत्सवाना, सियरा लियोन होता था, वो पावरफुल होता, तो वहां भी इनकी लड़ाई होती थी। आप सोचो कि अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल, अमेरिका के जो लोग थे, खासकर अंग्रेज जो जाके वहां बस गए, उन लोगों ने लड़ा। वो लड़ाई किसका था, लड़ाई था ब्रिटिश वर्सेस ब्रिटिश, अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज के विरुद्ध में अंग्रेज। फ्रांस को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ्रांस को इंडिया में जो उनके साथ किया था अंग्रेजों, इनका बदला लेना था। तो जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिला तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस दी। आप इसलिए समझ सकते हो कि कैसे इनको साम्राज्यवाद जो था एक प्रथम विश्व युद्ध के कारण के रूप में था। समझ रहे बात को। अब क्या हुआ कि जो फर्डिनेंड था, ये राजकुमार भी था और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी भी था, हेयर भी था, बाप मरता तो राजा बनता। ये पत्नी के साथ सर्बिया गया था और सर्बिया के इंटेलिजेंस को आउटपुट था कि इसकी हत्या होगी, लेकिन रोकने का कोई प्रयास नहीं, हत्या। तो हत्या जब हो गया तो सर्बिया में हत्या हुई। ऑस्ट्रिया मैंने बोला किसके साथ, जर्मनी के साथ था, समझ रहे बात को, इटली के साथ था, ट्रिपल इंटरनेट में था, सॉरी एक्सिस में था। तो उसने कहा सर्बिया के सरकार को कि भाई जो जो लोगों ने मारा है आप उनको हैंड ओवर करो, और नहीं तो हम अटैक करें। जैसे इस घटना को समझो, अभी क्या हुआ हाल में, इंग्लैंड में हमारा जो हाई कमिश्नर उच्च आयुक्त रहता है इंडिया हाउस में, इंडिया हाउस किसने बनाया था? पढ़ ले, खाली दौड़ने से नहीं होगा, सुनो नहीं। इंडिया हाउस किसने बनाया था? कौन बना था? है गंगाधर तिलक, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भाई ये सब देखो, कुछ लिखो मत, 1000 बार लिखा गया। मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोग बात मेरा समझ लो, रिजल्ट मैं दे दूंगा, रिवीजन करो, रिवीजन करो, और कुछ नहीं करना। जिन्ना हाउस कहाँ है?
बॉम्बे, अब तो मुंबई हो गया ना, बॉम्बे, ठीक है। रिवीजन की जरूरत है, समझो बात को। तो वहां मैं बता रहा था कि अपना उच्चायुक्त रहता है इंडिया हाउस में। उस समय रिवोल्यूशनरी का, क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा केंद्र था इंडिया हाउस। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसके कहते हैं रोशन? भारतीय क्रांति की जननी। दिव्या, मैडम भीकाजी कामा। कैसे काम चलेगा? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अंकित झा। कहा इंस्पेक्शन में आते हैं, अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, 2 दिन तो बचा है, तो कल खत्म हो जाएगा। आपस में नहीं, आपस में मिली जुली सरकार नहीं। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया सलोनी। खाओ। हे भगवान। अरुणा असफ अली। कभी तो मन करता है ना कि क्लास मैंने छतवा पर से कूद के मर जा, चल जा घरे। फक कहाँ पढ़ाएगा आदमी, कहेगा कि पास करेंगे इसी बार। छोड़ो बात को। तो वहाँ क्या क्या है कि खालिस्तानी वाला जो है ना, ये हम लोग का झंडा उतारने का कोशिश किया, समझ रहे बात को। लेकिन वो विदेश विभाग का कोई अधिकारी था, संजोग से उस समय हमारे उच्चायुक्त तो वहाँ नहीं थे। वो बंदे ने बड़ी डेयर किया, मतलब इतना दूर नीचे कर दिया था, ऊपर से जहाँ डंडा में लगा था ना, तो हमको लगता है कि 2-3 फीट नीचे झंडा आ गया था, रेलिंग पर लगा था। वो बंदा खिड़की के तरफ से निकला, जबकि सब लोग तो डर के नीचे गए, डंडा फंटा लिया था सब खालिस्तानी। उसने इसका हाथ पकड़ लिया, सरदार चढ़ा था एक ही, कहा कि एक नीचे नहीं आने थे, तुमको जो करना है कर। पकड़ लिया जोर से, वो डर गया, खैर छोड़ दिया। तो हमारी विदेश विभाग ने कड़ी भाषा में इसकी निंदा किया, लेकिन अंग्रेज ऋषि सुनू की सरकार का कोई यही नहीं हुआ, खालिस्तानी घूमते रहे। फिर सरकार ने दूसरा रूप दिखाया, कहा कि एफटीए कर रहे हो ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल। तब वहाँ FIR लॉन्च हुआ कुछ लोगों पर, अभी सब पर नहीं। अब मान ले कि यही इशू बन जाता कि हमारे हाई कमिश्नर को, और दूसरे दिन क्या किया, दिल्ली में चाणक्या पुरी में इनका था, पूरा बैरिकेड तक हटा दिया, आज सामने टॉयलेट बनवा दिया। समझ रहे बात को। तो अगर ये नहीं मानते और कुछ अधिक, हमारे मान लो कि उच्चायुक्त को झंडा कह रहा था, उच्चायुक्त को मार देता, उच्चायुक्त को गोली मार देता, चाकू मार देता, मर जाता हमारा उच्चायुक्त, तो देश क्या करता? कहता कि भाई जिसने मारा है उसको दो, और नहीं तो हम तुम पर आक्रमण करें। बात समझ रहे हो? अब उस कंडीशन में क्या होगा, तुरंत रूस भारत के साथ आ जाता, जापान भारत के साथ आ जाता, जो पक्के इसके मित्र है, इजराइल आ जाता, अब उसके साथ भी तो उसके मित्र, जर्मनी आ जाता, फ्रांस आ जाता, तो क्या होता? वर्ल्ड वार का सिचुएशन। 2 पार्ट में देश बट गए, छोटे छोटे देश भी, मान लो जैसे हमारा भूटान, श्रीलंका, ये भी कहेगा कि हमारे उच्च आयुक्त को तो बचाना हर देश का जिम्मेवारी, तुम मरवा कर चलिए, हम तुम्हारे कैसे लड़े। यही चीज फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ, समझ रहे बात को। शुरू में रूस भी था, ट्रिपल इंटरनेट। 17 में वहां खुद रूस की क्रांति हो गई, वहां का जार जो होता था उसके अगेंस्ट में, निकोलस 6 के अगेंस्ट में विद्रोह हो गया। रशियन क्रांति सफल, विश्व में
या विश्व के पॉलिटी में एक नया चैप्टर जोड़ा कम्युनिज्म, साम्यवाद। क्योंकि इसके पहले वर्ल्ड में साम्यवाद नाम की कोई चीज नहीं है। साम्यवाद वाज द टोटली प्रोडक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। वो कहा कि हमारी लड़ाई नहीं है, हम अलग हो गए। और तब यूएसए के एंट्री हो, और एंट्री यूएसए के क्यों? उसमें क्या था कि इंग्लैंड का शुरू से ट्रेड अमेरिका से होता था, क्योंकि अमेरिका पर इनका शासन था। इंडिया पर जैसे इन्होंने शासन करके ट्रेड हमारे यहां से तो होता था, तो फ्रीक्वेंट इनका जहाज आते जाता था। तो कोई इंग्लैंड का जहाज आ रहा था और उस पे 200 से अधिक अमेरिकन नागरिक भी थे। उसको जर्मनी के सबमरीन ने मार के डुबो दिया। तो अमेरिका न्यूट्रल रह ही नहीं सकता था। आपके नागरिक मारे जा रहे और आप कुछ नहीं कर रहे, तो जनता तो आपसे नाराज होगी ना। अभी सूडान में देखो हो रहा है, भारत सरकार वहां से इवैक्यूएट करना शुरू कर, चूंकि एक उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उस पर दोनों पार्टी जो हैं। क्या हो रहा है सूडान में? सूडान में क्यों सिविल वार चल रहा है? आर्मी चीफ और आर्मी चीफ और कमांडर अभी आपस में लड़ रहा है। आर्मी चीफ लड़ रहा है और आपस में जो पीएम है सर, क्या पीएम प्रधानमंत्री? आर्मी चीफ और सेना सर। आर्मी और सेना दो अलग अलग चीज है। लड़ कौन कर रहा है? दो ग्रुप कौन है? कौन कौन लड़ रहा है? मोबाइल पैकेट में रख, मैसेज बाद में देखना। कोनो अदानी का तो होगा नहीं, बाकी का मैसेज हम लोग इग्नोर कर देंगे। अदानी का मैसेज हो तो उठाया जा सकता है। क्या हो रहा है सूडान में? कहो कि सर हम लोग को क्या मालूम है सूडान से। सूडान में क्या हुआ कि कहा कि आर्मी से लड़ रही है, तो आर्मी का दूसरा ग्रुप क्या बता रहा है? कौन एगो आर्मी है, एगो कौन है, बताएगा तब ना। और तू जो है ना दूसरे के बीच में मत पड़ा कर। हमको पीए वाला काम एकदम पसंद है। वो क्या बोला हम ना सुने, हम बहिर है, ये बहुत तेज है, गाधा। आज जैसे अपने यहाँ क्या है, आर्मी है, पारामिलिट्री फोर्स। पारामिलिट्री फोर्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, समझ रहे बात को? भारत सशस्त्र सेना, ये सब क्या है? 6 गो विंग है पारामिलिट्री फोर्स। ये आर्मी नहीं है। वहां भी ऐसा ही था, सेना अलग थी, पारामिलिट्री फोर्स अलग। इसका वहां 2 साल पहले वहां के मिलिट्री ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, फेंक दिया, ओवरथ्रो कर दिया और अपने राजा बन, मैंने शासक बन गया राजा ने। जैसे मान लो परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान से सेना पे थे। तो अब ये चाह रहा है कि पारामिलिट्री फोर्स को बंद कर और उन लोगों को धीरे धीरे इक्वल राइट था आर्मी जैसे हमारे यहाँ भी उनको कुछ पहले उनको क्या था, पारामिलिट्री फोर्स को कैंटीन फैसिलिटीज नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ा लोग तो उनको कैंटीन फैसिलिटी दी। फिर उनको क्या था, ट्रेन वगैरह में जो फैसिलिटीज मिलता था उन लोग को मिलता है वारंट, वो नहीं था, वो दिया। फिर अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट 90% आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बराबर पारामिलिट्री फोर्स। और इसका एक और पावर बढ़ा दिया कि डायरेक्ट इसका एग्जाम अधिकारी का यूपीएससी से कर दिया। सीएपीएफ होता है तो वहां चला गया, तो और इनका थोड़ा वैल्यू बढ़ गया। अब वो चाह रहा है कि विंगे समाप्त कर दे, और विंग समाप्त कर देगा तो ये लोग जाएंगे तो नए सिरे से फिर इनको क्या अधिकार देगा, नहीं देगा, क्या देगा। तो एक तरह से कहो कि आर्मी वर्सेस पारामिलिट्री फोर्स इनकी लड़ाई चल। अच्छा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोनों चाह रहे हैं कि इसी को पहले कब्जा कर। अभी कब्जा कल रात तक किसी का नहीं, और वहां आप कैसे उस लड़ाई की स्थिति में किसी का एरोप्लेन जाएगा?
लेकिन वहां का जो समुद्री रास्ता, उसके माध्यम से सऊदी अरबिया, इंडिया मिल के जितने इस तरह के लोग हैं, भूटान के हैं, बांग्लादेश के हैं, फिलीपींस के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, इंडिया के हैं, सब लोग को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। तो एक चीज हुआ कि वहां पे एक तो हुआ कि भाई सर्बिया ऑस्ट्रिया के राजकुमार के हत्यारे को हैंडओवर कर, नहीं तो भाई हम सर्बिया पे आक्रमण कर। तो सर्बिया के सपोर्ट में जो जर्मनी के, इटली के, ऑस्ट्रिया के दुश्मन थे वो लोग आए, वर्ल्ड वार हुआ। सर्बिया क्यों नहीं करना चाहता था हैंडओवर? भाई कहने आज इंग्लैंड कर रहा है हैंडओवर, दोनों एक देश के दुश्मन है, दोनों में अच्छा संबंध नहीं है, तो क्यों आपको देगा? आज पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं दे रहा है? मोस्ट वांटेड कल्प्रिट ऑफ इंडिया है, क्या नहीं दे रहा है? ये तो देश के फॉरेन पॉलिसी पर निर्भर करता है कि उस समय उस देश का उस देश के साथ क्या रिश्ता। उसमें क्या होता है कि आप देखोगे ना, सरकार से स्थिति बदलती, सरकार बदलती है ना, तो फॉरेन पॉलिसी भी बदलती। बीच में देखो वहां पे, जबकि अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही प्रधानमंत्री है नेपाल में, कौन है? अभिषेक रोशन। अरे दृष्टि वाला मैगजीनवा देखा लोगिन, कौन है जी? फिर कहेगा कि बता रहा था आप सुने नहीं, तो भी बता दे। धूमल कुमार प्रचंड, समझ रहे बात को, कम्युनिस्ट के नेता है। इसके पहले केपी ओली थे, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। वहाँ तीन पार्टी, दो ही पार्टी मेन है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। तो जो केपी ओली आए थे, चीन के एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उसने कहा कि उत्तराखंड में लिपलुक है, नीति है, पानी है, ये सब हमारा है, हम आपको नहीं देंगे, जबकि औकात इतनी सी। लेकिन उसके बाद भी कहा कि नहीं, ये तो भारत ने गलत तरीके से कब्जा किया। कहा कि हम पाकिस्तानी थी, नेपाली जो सोल्जर्स है, खासकर हमारा गोरखा रेजिमेंट जो है, वो सब नेपाली, और वारफेयर में पहाड़ी एरिया में इनसे बढ़िया कोई नहीं। लेह लद्दाख, सियाचिन वगैरह का जो एरिया है, और पूरा ये अपना उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दिस दैट का जो एरिया है, इसमें लड़ने में सबसे सक्षम हो नहीं। लेकिन जब वो गए, चूंकि चीन धीरे धीरे इनका जमीन अखरिया था, उसको मालूम था सबको, जब जनता को मालूम हुआ तो सरकार गिरे, फिर कोलेशन गवर्नमेंट बना, तब ये आया है, तो कुछ ठीक हुआ है। जबकि जब कांग्रेस होती थी या राजा होता, तो पहला जो नेपाल में राजा बनता था, उसका फर्स्ट विजिट होता था इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, चंद्रशेखर को बहुत बढ़िया नेपाली आता था। लेकिन जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वाला बना, ये पहले चाइना जाएगा। और चाइना का जो साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिज्म का, आज भी चीन एकमात्र देश है विश्व का जो किसी का सागा नहीं। हॉलैंड भी उसे थी कि हॉलैंड करे, ताइवान तो है, तिब्बत तो है, हांगकांग भी प्रचार, तीनों को दबा के रखे हुए। जिस दिन इन लोग को मिलेगा वो लोग स्वतंत्र हो जाए। ताइवान को 2-3 बार यूएनओ में सदस्यता मिली, लेकिन अपना वीटो पावर लगा के खत्म कर दिया। वर्ल्ड में मोस्ट डेंसली वाला पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? सबसे किस से राज्य का जनसंख्या का घनत्व अधिक है देश का? राज्य में तो बिहार 1 नंबर हम लोग का है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
हैं? बांग्लादेश है क्या? मतलब सोचिए कि कितना सीरियसली तैयारी आप लोग कर रहे हैं। हाँ? बोलते रहो, बोलने में कुछ थोड़ा। बांग्लादेश से हांगकांग चला गया, अब केदवईपुरी आ जाए इधर ही फिर देश थोड़ी तो लोग बना देगा देश, क्या दिक्कत है। सिंगापुर है, पहुंच ही गए थे सर। चेक करके देखिए, गर्दन का हिला रहा है, देखना चेक करके। सर बांग्लादेश दिखा रहा है। 2023 का डाटा देखें, 22 का बांग्लादेश को सप्रेस्ड किए हुए। मुकाबला 2022 में दे रहा है मोनाको। हैं? हाँ, बोलने दो। सेकंड पे ये दे रहा है as of July, Monaco is the country with the highest population density, 24,500 per square kilometer. का मोरक्को का, मोनाको, हाँ। ओकरा बाद उसके बाद सिंगापुर है। ई कल या परसों समझे ना, मोनाको उसके बाद सिंगापुर। सिंगापुर परसों तरसों उसको बीट किया। परसों वर्ल्ड पॉपुलेशन यूएनओ का जो है उसने बुलेटिन जारी की सिंगापुर में। पाँच दिन पहले जिस दिन इंडिया का बताया था कि 20 लाख से हम लोग आगे हो गए, उसी दिन बता रहा वहाँ देखा एग्जामिनर तो दोनों चलता है, तो देखा मोरक्को देखा तो सिंगापुर नहीं देगा, सिंगापुर नहीं देगा तो मोरक्को नहीं देगा। मतलब ये सबसे अवगत होना चाहिए। तो इस वार का क्वेश्चन पे सबसे बड़ा जो रिजल्ट था कि अमेरिका के एंट्री के बाद, क्योंकि अमेरिका उसी समय से आर्म सिमुलेशन में आगे जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडिया आज क्या कर रहा है, तो हमने देख रहे हो कि हवाई जहाज बहुत जल्दी खरीद लिए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम उस देश का हवाई जहाज खरीदेंगे जो आके इंडिया में बनाए, और सबसे बड़ी बात अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इस पे क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनी है, बोइंग जैसे है, जैसे है, ये लोग टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाते हैं।
यही कारण है कि फ्रांस भी पीछे गया। इंग्लैंड का रॉल्स रॉयल जो है वो भी अच्छा इंजन बनाता है, बोइंग तो खैर बातें अलग है। तो इसलिए हमारा डील किसी से फाइनल नहीं होता। इससे फायदा क्या होगा कि जिससे अभी हम लोग को दिक्कत क्या, जैसे नीक का प्रयोग रसिया करेंगे। हम लोग नीक खरीदे थे बहुत पहले, आज़ादी के बाद 29-27। देखोगे कि अगर न्यूज़ पेपर पढ़ना तो हर महीने को खर्च कहते तो वाइट एलिफेंट मेंटेने करना मुश्किल। वही हाल मिराज है फ्रांस, मेड इन फ्रांस। आपके पास काम लायक जो एरोप्लेन है सुखोई 30, वो भी रसिया का सेकेंड जनरेशन एयर, वहाँ 35 तक आ गया, 54 तक सुखोई में आ गया। और सबसे अच्छा आपके पास वो 16 का फाल है। तो ये काम जो भारत आज कर रहा है, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट से अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का कोई हैसियत नहीं था। अमेरिका तो हो गया सेकेंड वर्ल्ड, विश्व का पावर। अब सिर्फ आर्म्स एम्यूनिशन बेच गया। बेचा किसको? इंग्लैंड और फ्रांस। आप सोचो कि सेकेंड वर्ल्ड वार 45 में खत्म हो, और सेकेंड वर्ल्ड वार में इतना आर्म्स एम्यूनिशन दिया था, जैसे भी दे रहा है यूक्रेन को, तो छोड़ेगा थोड़े, पैसा लेगा। तो फ्रांस का जीडीपी जो होता था 6%, 5%, 4%, जो उस जमाने में रहा हो, बेटा 58 तक सब इंटरेस्ट देने में चला जाता। 5 साल उधर, 8 साल इधर, 13 साल। सोचो कितना पैसा बना। तो उसका जब एंट्री हुआ फर्स्ट वर्ल्ड में, तब अचानक से फ्रांस, इंग्लैंड, सर्बिया, ये जो ग्रुप था, उसमें जर्मनी का, इटली का, ऑस्ट्रिया का मिलकर सेना, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन की। कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज द सीड SEED ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। दूसरा विश्व युद्ध का बीज। जितना ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, अपमानजनक संधि विश्व के इतिहास में वर्साय की, उतना अपमानजनक संधि करी। मतलब जर्मनी को इन्होंने धन दौलत में तो जो किया, सेना में जो किया, वहां के लोगों को भी जितना इन्होंने अपमानित किया, वो कोई भी जर्मन भूलने को जिंदगी तक तैयार। इसका कोयला का क्षेत्र, कौन सा नदी के किनारे जर्मनी में कोयला देखते हैं? वर्ल्ड में कोल के लिए, जैसे अपने यहाँ गोंडवाना लैंड, मध्य प्रदेश से पश्चिम, 80%, 85% कोयला इसी में। समझ रहे बात को? शहरी वाला में, नॉर्थ ईस्ट वाला में 10%, 1% जो निकासी। तो जैसे गोंडवाना लैंड है, वहाँ पे राइन रिवर, तो राइन रिवर का बेल्ट माने मिनरल्स के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर कोल। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके कुछ अमेरिका ले, कुछ इंग्लैंड ले लिए, कुछ फ्रांस। इस ढंग का सेना इतना सा अधिक नहीं करती। माने गृह युद्ध भी हो तो उसको भी रोकने के लिए जर्मनी के पास इन्होंने सेना, और उसी का प्रोडक्ट हिटलर, उसी का प्रोडक्ट सेकेंड वर्ल्ड वार। अपना खोया हुआ प्रतिष्ठा रिगेन करने के लिए हिटलर को लड़ना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार was called World War because it was the first war of
which was thought at the same time at the land, in the water, and in the air. प्रथम विश्व युद्ध को विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं कि यह विश्व के इतिहास का प्रथम युद्ध था जो एक समय स्थल, वायु और पानी में लड़ा गया। First World War started in 1914 with the murder of Hernand Ferdinand of Austria and ended with Treaty of Versailles in 1918. प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नाज फर्डिनेंड के हत्या से शुरू हुआ और 1918 में वर्साय की संधि से समाप्त हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, समूह का निर्माण, पीपल अलायंस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, दूसरा ट्रिपल इंटरनेट, ब्रिटेन, फ्रांस and Russia, in the
middle of the war, Russia withdraw from the war. In the middle of the war, Russia withdraw from the war and USA enter by the side of ट्रिपल इंटरनेट। युद्ध के मध्य में रूस युद्ध से बाहर हो गया और ट्रिपल इंटरनेट के समूह में अमेरिका का प्रवेश हुआ। इन द फर्स्ट बैटल ट्रिपल अलायंस was completely defeated by ट्रिपल इंटरनेट and Germany was compelled to sign the most humiliating treaty of the world history. Germany was compelled to sign most humiliating treaty of the world history, Treaty of Versailles। प्रथम विश्व युद्ध में ट्रिपल इंटरनेट ने ट्रिपल अलायंस को पराजित कर दिया और जर्मनी पर दबाव डालकर विश्व के इतिहास का सबसे अपमानजनक संधि, विश्व के इतिहास का सबसे अपमानजनक संधि वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। अब इनको रशियन रिवॉल्यूशन रूस की क्रांति 1917
करते क्या थे कि इनके यहाँ सरकार जो चलता था, तो हम लोग जैसे गुप्त स्वराज समुद्रगुप्त में पढ़े हैं सामंतवादी व्यवस्था, तो इनका स्ट्रक्चर होता था जाट अपने फैमिली के साथ राजमहल, कोई सरकार कुछ नहीं। उसके नीचे इनके फ्यूडल लॉर्ड होते थे, सामंत, कुछ को ड्यूक भी कहते हैं, सामंत हो गया ड्यूक, और फिर कॉमन पीपल, आम जनता, यही शासन का वहां पर नियम। तो इसका यहाँ जनता से कोई कंटेक्टेड, कंप्लीट मोनार्की, पूर्णतः राजतंत्र था। बाप है, बेटा, बेटा के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, इनसे कुछ लेना देना। तो इनको ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ती थी राशि खर्च के लिए, राजा महाराजा जो थे, तो ये इन पे टैक्स इम्पोज बढ़ा देते, और ये टैक्स लेते थे यहाँ, जिसमें दो थे, या तो किसान नहीं तो वर्कर्स, और वहां पर दोनों की स्थिति काफी दयनीय, मतलब पानी जो है अब इनका सर से ऊपर आ गया, इतना है सता। जैसे हमारे यहाँ जमींदार सामंत करते, देखे हो फिल्म में बिना मतलब के बेदारी कराना, घर से निकाल देना, उजाड़ देना, सताना, जमीन कैप्चर कर लेना, यही सब चीजें। तो एक तो इनकी स्थिति खराब, दूसरा है फर्स्ट वर्ल्ड वार में चले गए। वहां पर शुरू में इनके ग्रुप का, क्योंकि इंटरनेट के ग्रुप में ये लोग आ, तो इसमें रूस 2-3 बार पराजित हुए, छोटे छोटे लड़ाई हुए, कभी जर्मनी के हाथ, जबकि रूस में लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था, या है आज, क्योंकि काफी कोल्ड क्लाइमेट, बाहर के लोग कुछ दूर तो कब निकल गया, नहीं तो लड़ना ही मुश्किल। तो हार, रोटी का दिक्कत था ही, मान प्रतिष्ठा भी चला, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो लड़ाई नहीं करेंगे, बाहर हो गए, इंग्लैंड को, फ्रांस को लड़ते, और पहले हम अपने कंडीशन के लिए लड़ाई। इसमें एक तो कंडीशन जो मैं बताया कि पहले से ही रूस के लोगों की दयनीय स्थिति, पार्टिकुलरली रोटी की समस्या थी। दूसरा, हार गए जर्मनी से, बिस्मार्क बहुत क्लेवर, तो उसमें हार। तीसरा चीज कि जो इनका मोनार्की का हेड था, उसको आम जनता के ग्रीवांश से कोई लेना देना, तो फैक्ट्री में मजदूर परेशान थे, खेत में किसान, समझ बात। चौथा, जो लोग थे वो फ्रांस की क्रांति से काफी प्रभावित, फ्रांस का भी ले दे के, तो इनको लगता था कि इतना वर्ष पुराना फ्रांस का राजतंत्र समाप्त हो सकता, और वहां के लोगों ने किया, और वहां के जनता को राइट मिला, इंटीग्रिटी आया थी, यूनिटी आया थी, फ्रेटर्निटी आया थी, हम। और पांचवा चीज, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक, जिसका स्टंच फॉलोअर था लेनिन,
कार्ल मार्क्स हमेशा पूंजीपति वर्ग के अगेंस्ट थे। यहां पूंजीपति वर्ग ये शोषित वर्ग थे, डिप्रेस्ड क्लास थे, और उसका आइडियोलॉजी लेके लेबर था, लेनिन मजदूर था फैक्ट्री, उसको लेके उसने अपना एक ग्रुप बना जिसको बोलोशेविक कहा। तो अब हुआ कि क्रांति के लिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे आ गए, लेकिन रूस के लोगों में इनको और इनको मिला के मतभेद था कि लड़ाई लड़ना कैसे, क्योंकि कोई भी याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई भी देश हो, कोई समाज हो, अपना पावर जल्दी गंवाना नहीं चाहता। लास्ट जब कोई ऑप्शन नहीं है तभी जाएंगे, नहीं तो अंत तक अपना पावर बचा के। हमारा जब मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या था, 564-65, बैठ लेना आराम से यार, देसी रियासत थे, और एक भी देसी रियासत का राजा अपना राज्य भारत को नहीं देना चाहता था ना पाकिस्तान को। अंग्रेजों ने कुछ हवा दे दिया, कहा कि संविधान सभा में जो देसी रियासत भारत के साथ मिलना चाहता है भारत के साथ मिल, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है पाकिस्तान के साथ, और किसी के साथ नहीं मिलना चाहता तो स्वतंत्र रहना चाहता तो स्वतंत्र, तो सब तो स्वतंत्र रहना चाहते। कौन चाहता था कि हमारा राजतंत्र समाप्त? इसलिए क्या हो कि हमको लड़ाई क्या करना। ऑपरेशन पोलो क्या था? हैदराबाद को मर्ज करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने चला सेना जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इनके ग्रैंड फादर या ग्रैंड ये वहां के दिमाग में वो मिलने को तैयार नहीं। तो यहां जो ये थे लिबरल, ये क्या थे कि वे लोग थे जो मैक्सिमम यहां थे सामंत। तो ये राजा के अंदर में ही, माने अंडर द हेडशिप ऑफ द जार, वो सरकार में कुछ रिफॉर्म चाह, और वो ब्लडी रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट खूनी क्रांति नहीं चाह। वो कहते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वे हम इसको ठीक करें। मिलोसेविक थे, इनकी संख्या कम थी, और ये लोग थे जिनके हाथ में कुछ पॉलिटिकल पावर थी। तो ये लोग कुछ नॉमिनल, ये तो मेजर रिफॉर्म चाहते थे, लिबरल उदाहरण कि राजा को, मोनार्की को खाली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना जैसे इंग्लैंड में, बाकी सरकार को। वो लोग जो थे वो राजा को रखना तो चाहते थे, लेकिन इनको एकदम नहीं रखते। वो कहते थे कि इनका डायरेक्ट क्रिएशन यहां, लेकिन पावर इसी के हाथ में। लेकिन जो उस समय जरूरत था, जो जनता चाहिए, जनता का जो नब्ज का पल्स का, वो थे बोलोसी, और संख्या अधिक नहीं, किसान ही थे, मजदूरी। लेनिन कहता था कि ये तो रहेगा नहीं, इसका काम खत्म। पावर जो है जनता का, जनता के हाथ, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं।
सारा संपत्ति सरकार का, पब्लिक सेक्टर। और फैक्ट्री में मजदूरों को मैनेजमेंट में भी अधिकार, किसान से उतना टैक्स लो जितना सरकार चाहे, और उसके अगेंस्ट में किसान को जितना अधिक से अधिक हो सकता है फैसिलिटी, तो उनके साथ अधिक लोग। दो इसमें क्रांति हुआ, एक फरवरी रिवॉल्यूशन का शुरुआत, जिसमें इन्होंने इनके जो सरकार के अंदर जार के अंदर मंत्रिमंडल था उसको हटा, और फाइनल था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसमें पूरा ये सिस्टम समाप्त करके लेनिन पूरा इंग्लैंड रूस का पावर जो है अपने हाथ, और पहला बार विश्व के मानस पटल पर साम्यवादी सरकार, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे बात को? वहीं से साम्यवादी विचारधारा का शुरुआत, और अर्थव्यवस्था में, समझ रहे बात को, पूंजीवाद का काउंटर समाजवाद, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज की शुरुआत। समझ रहे बात को? लिखो। February Revolution and October Revolution associated with Russian Revolution फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति रूस के क्रांति से संबंधित है। Lenin was the leader of Bolshevik लेनिन बोलोसेविक पार्टी का नेता था। He was follower of Karl Marx और his idea was based on Marxism। वह कार्ल मार्क्स का अनुयायी था। और उसके विचार मार्क्सवाद पर आधारित थे। He was able to throw the monarchy of Russia after October Revolution and establish
विश्व में प्रथम बार रूस में साम्यवाद की स्थापना किया। He had changed in the idea of Marx so a new concept developed in communism known as Lenin Marxism. Known as Lenin Marxism. उसने कार्ल मार्क्स के विचारों में कुछ बदलाव किया जिसे लेनिन मार्क्सवाद कहते हैं। हेडिंग दो, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 देखो कुछ पूछना है पूछो। 1945।
इलेक्शन अपना जान लगा। इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, लड़ना तो एक ही, लेकिन हिस्ट्री, साइंस और करंट में इतना तुम लोग डल हो गए हो। परीक्षा के समय एक बार अंतिम समय प्रेजेंट मोड का है तो ग्लूकोज का इंजेक्शन चाहिए। सर करंट में कुछ इम्पोर्टेंट बना, इम्पोर्टेंट अभी से जो जो चीजें घटित हो रही है जर्मनी से, इंडिया, वर्ल्ड, बिहार, तो उसको मोटा मोटी दिमाग में हमको होना चाहिए, ठीक है। और उससे संबंधित जो फैक्ट्स है और कंसेप्ट है दोनों, जैसे मिलेट्स वाला कहा, अब जैसे जाओगे क्लास खत्म नहीं होगा, भेज देना सब व्हाट्सएप, जल जीवन हरियाली पार्ट 2 देखिए, समझ रहे बात को। जो बिहार सरकार की जो स्कीम, सारे स्कीम पर क्वेश्चन लिख लेना, मेंस में लिख लोगे तो पीटी कैसे लिखोगे। तो ये सब सारी चीजों को अभी से करना, नॉर्मल वे में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अभी ऑलमोस्ट तीनों मिला दीजिए तो 25-30 क्वेश्चन तीनों मिला के पढ़ के जाइएगा तो 20 कर लीजिए, नहीं पढ़ के जाइएगा तो बाहर। कुछ क्वेश्चन तो इतना ईजी होता है कि हो ही जाता, सब तो एक लेवल का टॉप होता नहीं। तो मेन जो बीपीएससी क्लियर करने का कीवर्ड, उसमें ये है कि स्टूडेंट मन से, किसी के कहने से नहीं, समझ के, थिंकिंग एटीट्यूड जरूर, वो अभी से गांठ बांध के 3-4 घंटा रोज पीटी के दृष्टि से पढ़ो। 7 दिन में, 6 दिन में कम से कम, या 5 दिन 250 क्वेश्चन बनाए, 50 क्वेश्चन रोज मिनिमम। जो क्वेश्चन गलत हो उसका शॉर्ट नोट्स बने, और शॉर्ट नोट्स बने तो फिर सैटरडे संडे उसको रिवाइज करें। बात हम क्यों पूछ देते, पढ़ाते रहते पूछ देते हैं, 10 बार पूछे हुए मदर मैडम मैडम उसके बाद खा गई, ग्रैंड ओल्ड लेडी, और ना आपका भाई के बदले सरोजनी नायडू, फलना ठिकाना, सब महिलाओं को हुआ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ऐसे ही तो होना चाहिए, टूटना चाहिए आवाज। जो क्वेश्चन आता है तो फिर सोचने लगता है, सोचने का और में टाइम थोड़े देता है, टाइम इतना होता है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन चल जाए, मैथ का टाइम ही नहीं बचता। समझ रहे बात को। अब 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं, पूछेगा क्या बीपीएससी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी, साउथ इंडिया, लेडी, और नर्सर फिलहाल कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग जोड़ के देखेंगे तो रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन कहाँ प्रस्तुत हुआ था? बॉम्बे ग्वालियर टाइम, समझ रहे बात को। कौन था अध्यक्ष? मोटरसाइकिल पर लाइब्रेरी में बैठी,
तो गलती नहीं हो, 29 में बने लाहौर, 36 में बने लखनऊ और 37 में फैजपुर। बातें करो, समझ रहे बात को? फैजपुर वाला एगो गांव का शीर्षक, समझो बात को। सेकेंड वर्ल्ड वार समझो, रह लड़के तुम लोग जरा याद कर ले ये सब चीज। पिटा गई सब ना तो फिर दिमाग ठीक हो जाएगा, भगवान कल तक निकल जाए। समझो, सेकेंड वर्ल्ड वार का 2 कारण था मुख्य, या 3 कारण। पहला कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जितना अपमानजनक तरीके से जर्मन को सताया गया, जर्मन के हर बच्चा उस अपमान का बदला लेता। समझे बात? दूसरा, हिटलर का उत्कर्ष। हिटलर जो है उसी भावना से वो भी ग्रसित, और उसने जो नाजी पार्टी बनाया वो अपने सुपीरियरिटी का फीलिंग कराने के लिए लोगों का, जैसे तिलक ने गणपति फेस्टिवल, छत्रपति फेस्टिवल शुरू किया। पर्पस क्या था कि जो इंथुआजम, जो एनर्जी, जो झील भारत के लोग गंवा चुके, इनको लगता था कि अंग्रेज इतना शक्तिशाली है कि हम उनको हटा ही नहीं सकते, यह संभव काम है। समझ रहे बात? तब तिलक को बताना पड़ा कि आप याद कीजिए शिवाजी का काल, कहां मुगल सेना, कहां औरंगजेब, कोई तुलना नहीं। लेकिन शिवाजी ने औरंगजेब के शरीर और यश दोनों का समाधि दक्षिण भारत बना। आप याद कीजिए अपने गौरवशाली इतिहास को। वो काम हिटलर ने किया। क्या एक बार हार गए क्या? हमारे वंशज हारे थे। नाजी पार्टी का जो झंडा था वो इंस्पायर्ड होके रेड कलर रखा, लाल कलर का झंडा था जो कम्युनिस्ट का होता है। और इंस्पायर्ड किससे? हिटलर हुआ था। बोले थे कि हिटलर जरा डेवलप टॉपिक है पढ़ाए तो खान अब्दुल गफ्फार का लाल कुर्ती आंदोलन, समझ रहे बात को? और स्वास्तिक का उल्टा चिन्ह, जबकि डिक्टेटर था तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ये आज जो प्रॉब्लम देख रहे हो इजराइल फिलिस्तीन, ये हिटलर का। जो यूज थे, जीव जो होते, इनका होमलैंड जर्मनी था। ये नाजी पार्टी वाले उनको खूब सताते थे, तो सरकार के पास जाते थे कि भैया हमको बताओ। कहता था ठीक है आपके लिए हम कैंप लगा देंगे। उस एरिया के कैंप में 10,000 15,000 जो जीव थे सबको बुला लेता कि यहाँ रहो सुरक्षित, रात को अरेंज छोड़ दे, वो भाग गया। तो ये चाहता था कि एनी हाउ एनी रेट regain the lost prestige of Germany। एक बार फिर जर्मनी को ऊपर शिखर पर ले जाना जो फर्श गया, ये इसके दिमाग में था। और शिवाजी ने जैसे कुछ नौजवानों जिनको मावाली आज कहते हैं, टपोरी का, जिनको कोई काम नहीं, हमारे यहाँ लफुआ का, वैसे लोगों को यूनाइट
दुश्मनी का विष घोल दिया, उनको यूनाइट किया और देखते देखते एक बहुत बड़ी सेना बनी। समझ रहे बात? यहां तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, मैंने बताया कि डिफिन टुकड़ों में बट गया, सबको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर दिया, सबको मिला के ग्रेटर जर्मनी बना दिया जो पहले थे। इसके बाद भी जैसे हमारे भारत के मूल के लोग, बात समझ लो, श्रीलंका में, कुछ पाकिस्तान रहते, नेपाल में, जहां जहां जर्मन पॉपुलेशन था उसको डायरेक्ट इसने स्नैच करना चाहिए। शक्ति तो जब लोग मिलेंगे, संस्था बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ये बड़ा मैंने उसकी महत्वाकांक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो वर्साय की संधि थी, वो बीच देखते देखते हिटलर के महत्वाकांक्षा के खाद और पानी से एक विस्तृत पेड़, जर्मन के खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हिटलर कुछ भी करना चाहता और उसकी महत्वाकांक्षा, हाई एम्बिशन, was the sole cause of the second war. थर्ड में लीग ऑफ नेशन का फेल हो 1918 में खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन बना, जिसको आज यूएनओ कहते हैं। सेम कुछ वर्ल्ड के पीस लवर लोग जो थे, शांति प्रिय लोग थे, उन्होंने एक संस्था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध का पुनरावृत्ति। लेकिन आज देखो यूएनओ क्या कर, कुछ नहीं कर, एक भी मेजर प्रॉब्लम आप बता दो जो यूएनओ ने सॉल्व की आज तक 45 से आज 26 जून को इसका चार्टर साइन हुआ। इजराइल फिलिस्तीन वैसा ही तो वैसा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वैसा ही तो वैसा है, इंडिया पाकिस्तान वैसा ही तो वैसा है। छोटे छोटे युद्ध 1 साल 1.5 साल तक यूक्रेन रशिया चल, अभी तुम लोग से बात किए सूडान में सिविल वार चल। ये क्या कर, कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई पावर। और यही चीज लीग ऑफ नेशन के साथ, समझ रहे बात को? इसमें भी ग्रुपिज्म, रसिया नहीं रहा, एक तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, एक तरफ जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी। समझ रहे बात? शुरू में जापान, जर्मनी और इटली ने एक्सिस पावर वाले जो थे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, इनको पानी पिला हर जगह। इंग्लैंड का तो नशा ही था, सिंगापुर छीन ली, सिंगापुर 200 वर्षों का था। भारत में जापान ने अंडमान निकोबार ले लिया। समझ रहे बात? लेकिन 6 अगस्त 1945 अमेरिका एटम बम गिराया हिरोशिमा और 9 अगस्त को गिराया नागासाकी। इसमें 1,20,000 तो इमीडिएट लोग, और कितने अंधे हो गए, कितने डिसेबल्ड हो गए, कितने बच्चे जो मां के पेट में थे ब्लाइंड हो गए, इसका तो कोई डाटा है। समझ रहे बात? तो इससे युद्ध समाप्त हुआ और फिर यूएनओ बना, 45 में खत्म हुआ, 45 में ही बना। लेकिन यूएनओ आज भी असफल का सफल। कल हिटलर, स्टालिन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, स्टालिन, हिटलर और नेपोलियन,
समझ ले बात को, ये तीनों का हिस्ट्री इसको लिखा दूंगा, तीनों का हिस्ट्री पढ़ा के बायोग्राफी लिखा दूंगा। चलिए, अंत भला तो कल तब भला, कल तो अंत होने वाला है। तो खुशी हो रहा होगा। नाम लिखा था, तो बढ़िया लिखा है, लेकिन थोड़ा सा हाथ चलाओ, पहला बार लग रहा है। हिंदी का लैंग्वेज थोड़ा सा सुधारना है, बाकी वो बता दिया वो मिलेट्स पे लिख के लाने के लिए, करने के लाने, बहुत बढ़िया। पहला बार लिखे हो लेकिन है ठीक, पहले बार अच्छा है ठीक, लिखो पहला बार नहीं, उसको दूसरा तीसरा बार करो। सब तरह बंगाली, कल चाय पिला दियो। आप ही तो बोले कि खत्म हो गया है। अब बोल बोल, आप तो मना किए थे। क्या बोल रहा है? आप मना किए थे ना उससे। क्या कि चाय मत पिलाना तेरे को।